चालबाजी के बीच भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक हितों पर चर्चा और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने को लेकर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मंगलवार को ढाका पहुंचे। वहां उनकी अपनी समकक्ष अधिकारियों के अलावा कई स्तरों पर वार्ता शुरू हुई है। बातचीत बुधवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद आधिकारिक बयान सामने आएंगे। श्रृंगला की यात्रा ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश और चीन के बीच तीस्ता जल परियोजना को लेकर समझौता हो रहा है। चीन बांग्लादेश को $1 अरब का ऋण देने जा रहा है। विदेश सचिव बनने के बाद से बांग्लादेश के लिए उनका यह दूसरा दौरा है। इसके पहले वह मार्च में बांग्लादेश गए थे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान श्रृंगला दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध को और प्रगाढ़ करने के मुद्दे पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा करेंगे। उनकी अपने समकक्ष मसूद बिन मोमेन के अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना, विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन से भी मुलाकात होनी है। सूत्र के मुताबिक विदेश सचिव के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक मैसेज भी भेजा गया है। सूत्रों ने कहा कि श्रृंगला का बांग्लादेश के लिए अचानक दौरा इस ऐलान के बाद हो रहा है जिसमें बताया गया है कि तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन से बांग्लादेश को $1 बिलियन मिल रहा है। नई दिल्ली ढाका के बीच तीस्ता नदी की जल साझेदारी विवादित मुद्दों में से एक है। यह नदी सिक्किम से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई असम में आकर ब्रह्मपुत्र में और बांग्लादेश के जमुना में मिलती है। देश में 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है और उनमें से एक का तीसरे चरण का परीक्षण जल्द शुरू हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है जो अलग अलग चरणों में है। इसमें से एक वैक्सीन बुधवार को ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच जाएगी। हालांकि उन्होंने इसका नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की सप्लाई चेन भी शुरू होगी। हालांकि यह नहीं बताया गया कि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी। वैक्सीन की सफलता को लेकर भी कोई निश्चित दावा नहीं किया गया है। सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लगातार संपर्क में है और उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन का जिक्र किया था। इसी पर जानकारी देते हुए डॉक्टर पॉल ने कहा कि वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच रही है, जबकि अभी अन्य 2 वैक्सीन पहले और दूसरे चरण पर है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ समूह लगातार वैक्सीन निर्माताओं के साथ मिलकर उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण पर चर्चा कर रहा है। वहीं कोविड के बाद के लक्षणों को लेकर सरकार ने बताया कि इस पर वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय निगरानी कर रहे हैं। हमें यह जानना होगा कि बाद में भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के परिणाम अभी खतरनाक नहीं है। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में क्षेत्र में उभरती समुद्री सुरक्षा संरचना और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन का प्रमुख जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना होगा, जहां चीन तेजी से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना ने सीमा विवाद बढ़ने के बाद चीन को स्पष्ट संदेश देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपने कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तैनाती की है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि यह सम्मेलन हमारी उत्तरी सीमाओं पर हाल की घटनाओं और कोविड-19 के चलते उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों की पृष्ठभूमि में अधिक महत्व रखता है। इसमें कहा गया कि नौसेना के कमांडर सेना के 3 अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के साथ ही दक्षता में सुधार करने के लिए नौसेना में कार्यात्मक पुनः गठन पर भी विचार विमर्श करेंगे। साथ ही सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर भी चर्चा होगी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर त्रिस्तरीय बाड़बंदी को खतरा बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में बाढ़ के एक हिस्से को मामूली रूप से नुकसान भी पहुंचा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण सीमा के निकट स्थित विभिन्न नदियों में बाढ़ आ गई है, जिसमें सांबा कठुआ जम्मू क्षेत्र में सीमा पर बाड़बंदी को खतरा बना हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंसतार नदी क्षेत्र में बाढ़ के कुछ हिस्सों के बह जाने की संभावना है। इससे आंशिक नुकसान हुआ था। यदि अधिक बाढ़ आती है तो यह बाढ़ और रामगढ़ के निकटवर्ती गांव को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि क्षति की मरम्मत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र से रॉकेट और विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जाने पर जवाबी कार्रवाई करते हुए बुधवार 19 अगस्त को गाजा पट्टी के चरमपंथी संगठन हमास के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल सेना ने यह जानकारी दी। सेना ने कहा कि आज गाजा की तरफ से रॉकेट और बारूद से भरे गुब्बारे इजराइल की ओर लॉन्च किए गए। इसके बाद पलटवार करते हुए हमने गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि जिन स्थानों पर हमला किया गया उनमें से हमास का एक अहम मिलिट्री परिसर भी शामिल है। हालांकि दोनों ही तरफ अब तक हताहतों की कोई खबर नहीं आई है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि इजराइल के नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों के लिए हमास को नतीजा भुगतना होगा। इसी तरह की एक कार्रवाई में बीते 13 अगस्त को सुबह गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया था। इसमें इजराइल ने हमास के नौसेना बल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिसर, भूमिगत बुनियादी ढांचे और अवलोकन चौकियों को निशाना बनाया था। गौरतलब है कि हमास द्वारा 2007 में गाजा पर नियंत्रण के बाद से अब तक इजराइल और हमास के बीच 3 युद्ध और कई छिटपुट झड़पें हो चुकी है। पिछले कई महीनों में दोनों ओर से अनाधारित संघर्ष विराम बन रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाजा की तरफ से भेजे गए विस्फोटक गुब्बारों से अगल बगल के क्षेत्र के यहूदियों की कृषि भूमि में भारी आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।